रामलखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची, राजनीति विज्ञान विभाग, बीए सेमेस्टर 2, कोर पेपर 3, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और संवैधानिक विकास। मैं स्मिता किरण टुप्पो आज चर्चा करूंगी कोर 3 के पहले अध्याय उदारवादी युग की। हम लोगों ने पिछले ऑडियो में यह सुना कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग में बांटा जा सकता है और उदारवादी काल जो था 1885 से लेकर के 1905 तक का, वह उदारवादी काल किस प्रकार की कार्य पद्धति को अपनाया हुआ था। उस उदारवादी काल में या उस उदार राष्ट्रीयता के काल में नेताओं ने किस तरह की कार्य पद्धति से काम किया, इसको हम लोगों ने पहले सुना है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि उदारवादी काल में या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नरम राष्ट्रीयता के काल में उनको क्या सफलताएं मिली, राजनेताओं को क्या सफलताएं मिली और क्या उनकी कमियां रहीं या क्या दुर्बलताएं थी, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो हम उदारवादी युग के मूल्यांकन को आज देखेंगे। जब हम कहते हैं उदार राष्ट्रीयता का युग, तब वह युग है 1885 से लेकर 1905 तक का समय। उदारवादी प्रमुख नेता A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इनका नाम हम प्रमुखता से ले सकते हैं और इन सब में गोपाल कृष्ण गोखले को निश्चित रूप से सबसे प्रमुख माना जाता है। उदारवादी राष्ट्रवादियों की क्या सफलताएं रहीं, इसको यदि हम देखें तो हम ये पाएंगे कि सन 1800 से लेकर 1905 के बीच में उन्होंने निवेदन, प्रार्थना, आवेदन, प्रतिनिधिमंडल, वार्ता, इस प्रकार के साधनों को अपनाया। संवैधानिक साधनों के द्वारा उदारवादियों ने कार्य करने की कोशिश की और उस कार्य पद्धति से उनको क्या सफलताएं मिली। तो पहली सफलता तो यह थी कि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन का जो दोष था वह स्पष्ट हो पाया। कांग्रेस ने अपने उस उदारवादी काल में ब्रिटिश शासन की बुराइयों को गिनाया और उन बुराइयों को दूर करके शासन को लोक कल्याणकारी या जनहितकारी रूप देने का प्रयास शुरू किया था। इसका अर्थ यह है कि उदारवादी काल में कांग्रेसियों ने यह कोशिश की कि ब्रिटिश शासन को उसकी कमजोरियां बताई जाएं और उनको दूर करके शासन को ऐसा बनाया जाए कि वह शासन भारतीय जनता के लिए अनुकूल हो सके। भारतीय कांग्रेस ने नौकरशाही की बुराइयां बताई, ब्यूरोक्रेसी में क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, इसको उन्होंने बताया और राष्ट्रवादी तत्व जो थे उनको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए एक प्रेरणा दी। इस प्रकार उदारवादियों की पहली सफलता यह थी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोष को स्पष्ट किया, दोषों को बताया। उदारवादियों की दूसरी सफलता थी भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लंबा समय जो था, उसमें सभी नेताओं ने यह प्रयास किया कि भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त हो सके। प्रजातंत्र क्या है या लोकतंत्र क्या है,
या स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है, स्वतंत्रता के क्या क्या आदर्श होने चाहिए, इन सभी बातों को उदारवादी नेताओं ने लोगों तक पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा मंच प्रदान किया जो प्रश्न जनता की स्वतंत्रता से संबंधित थे या जनता के हित से संबंधित थे। और इन प्रश्नों पर विचार विमर्श के साथ साथ जनमत का निर्माण भी किया गया। कैसे भारतीय जनता को स्वतंत्रता चाहे मिलेगी या क्यों स्वतंत्रता आवश्यक है, क्यों प्रतिनिधि संस्थाएं चाहिए, लोकतंत्र किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आर्थिक और सामाजिक सुधार क्यों होने चाहिए और स्वशासन क्यों ज़रूरी है, इस बारे में कांग्रेस ने जनता को शिक्षित किया। तो उदारवादियों या जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने इस बात के लिए हमेशा प्रयास किया कि भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा दी जा सके और राजनीति के प्रति उनको जागरूक बनाया जा सके। तो यह उदारवादी युग की एक महत्वपूर्ण सफलता थी। उदारवादी युग की तीसरी महत्वपूर्ण सफलता यह थी कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। जैसे कि हमने कल या पहले के ऑडियो में सुना था कि उदारवादियों ने स्वतंत्रता की मांग के लिए कोई आंदोलन कभी नहीं किया था, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार वो जरूर कर रहे थे जिसके आधार पर आगे चल करके स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सके। तो उदारवादी नेताओं के बारे में हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने कोई क्रांति नहीं की, कोई संघर्ष नहीं किया स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, लेकिन एक भूमिका जरूर तैयार की, एक पृष्ठभूमि जरूर तैयार की। अगर वह पृष्ठभूमि तैयार नहीं होती कांग्रेस के रूप में, तो उसके बाद में, जैसे गांधीवादी युग में हम लोगों ने बहुत सारे आंदोलनों को देखा है या उसको हमें पढ़ना है, तो वह गांधीवादी युग के जो आंदोलन थे वे शायद बहुत सफल तरीके से लागू नहीं किए जा सकते थे। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बेस तैयार किया, एक आधार तैयार किया उदारवादी नेताओं ने। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीयता को उदारवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ावा दिया। राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति विश्वास, राष्ट्र के प्रति कार्य करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा, यह राष्ट्रीयता। तो भारत में राष्ट्रीयता के जो जनक थे या राष्ट्रीयता को जो बढ़ावा देने वाले या उसकी शुरुआत करने वाले जो थे, ये उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने भारतीयों को ये शिक्षा दी कि जाति, धर्म, प्रांत, इस तरह के हर चीज से उठ करके या उन सभी से ऊपर राष्ट्रीयता की भावना है, राष्ट्र सर्वोपरि है। इस बात की भावना को लोगों तक पहुंचाने का काम उदार राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। और वह समय जिसको हम उदारवादी काल कह रहे हैं या उदारवादी युग कह रहे हैं, वह वास्तव में राष्ट्रीयता की भावना को निश्चित रूप से या स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। उस वक्त राष्ट्रीयता की भावना को हम देख सकते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से कि पूरे देश के लोगों में एक तरह की राष्ट्रीयता की भावना दिखाई देती थी। उदारवादी युग की एक महत्वपूर्ण सफलता थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ये तात्कालिक सफलता कही जा सकती है और देश में वैधानिक विकास की दिशा में एक यह पहला चरण था। यह बहुत सफल नहीं हो सका या भारतीयों को यह बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं कर सका यह अधिनियम, लेकिन उसके बावजूद हम यह कह सकते हैं
कि संवैधानिक विकास की दिशा में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 एक महत्वपूर्ण प्राप्ति थी उदारवादी नेताओं की। तो ये तो उदारवादी नेताओं के द्वारा प्राप्त की गई सफलताएं हैं कि उन्होंने ब्रिटिशों को उनकी कमियां बताई या ब्रिटिश शासन की कमियां बताई, और भारतीयों में राष्ट्रवादिता की शुरुआत की, भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा दी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। ये सफलताएं रही। इन सफलताओं के बावजूद यह उदारवादी युग बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। तो इसका मतलब यह है कि कुछ कमियां जरूर थीं उनकी कार्य पद्धति में। तो क्या कमियां थीं? 1885 से 1905 तक इस बात की चर्चा हमने बार बार की है, या ये बार बार मैंने कहा है कि उनकी जो कार्य पद्धति थी वह थी संवैधानिक साधनों के द्वारा मांग करना। मतलब कोई क्रांति नहीं करनी है, बहुत उदारवादी तरीके से, बहुत लिबरल तरीके से यह मांग करना है कि हमें आप स्वशासन प्रदान कीजिए। तो कमियों में सबसे पहले यह कहा जा सकता है कि जो उनकी दुर्बलताएं थी या कमियां थी, तो उदारवादियों की जो राजनीतिक मनोवृत्ति या उनका जो राजनीतिक एप्टीट्यूड कहेंगे वह सही नहीं था, और उनके द्वारा जो साधन अपनाए गए थे, मतलब संवैधानिक साधन, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा बातचीत, इन साधनों को बहुत प्रभावशाली नहीं माना गया। इन्होंने जरूर देशभक्ति और राष्ट्रीयता को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन यह माना जाता था कि ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी देश है, और चूंकि उसकी मनोवृत्ति साम्राज्यवाद की है। साम्राज्यवाद का मतलब क्या है? साम्राज्यवाद का मतलब है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की प्रवृत्ति। जो राष्ट्र यह विश्वास करे कि उसे अपना साम्राज्य फैलाते जाना है, दूसरों को अपने अधीन करके भी अपने साम्राज्य को फैलाना है, तो यह प्रवृत्ति या यह मनोवृत्ति जो होती है, यह साम्राज्यवादी मनोवृत्ति कहलाती है। तो ब्रिटेन साम्राज्यवादी विचार का था, और उसी विचार से ही वो भारत पर शासन कर रहा था। तो व्यक्ति या तो देशभक्ति करता, मतलब भारतीयों के साथ में यह बात थी कि या तो वह ब्रिटेन के प्रति विश्वासी होता या अपने राष्ट्र के प्रति विश्वासी होता। तो राजभक्ति करे या देशभक्ति करे, यह बहुत स्पष्ट लोगों को के सामने चीजें नहीं आ पा रही थी। ब्रिटिशों के विरोध में या ब्रिटिशों की गलतियां बताने में जिस कार्य पद्धति को उदारवादियों ने अपनाया था, उस कार्य पद्धति से ही उग्र राष्ट्रवादियों को परेशानी थी। उग्र राष्ट्रवादियों का यह मानना था कि आवेदन या निवेदन या वार्ताओं के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती है। चूंकि उदारवादी कहते थे कि क्रांति नहीं होनी है, अहिंसा से काम करना है, हिंसात्मक साधन नहीं अपनाने हैं। और इसके ठीक विपरीत उग्र राष्ट्रवादी जो थे, उनका कहना था कि इस तरीके से आप उदार होकर के, बहुत विनीत होकर के प्रार्थना पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों के बातचीत तक ही सीमित रहेंगे तो स्वतंत्रता कभी भी नहीं मिल पाएगी, और स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए क्रांति की जरूरत है। तो इसलिए उदार राष्ट्रवादियों ने जिस भी पद्धति को अपनाया, उनकी पद्धति उनके लिए उनकी विफलता का कारण बनी। उनकी जो कार्य पद्धति थी, संवैधानिक साधनों में विश्वास करने की जो पद्धति थी, वह पद्धति कारगर नहीं हो पाई, और उनकी प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद अंग्रेजी शासन ने कोई भी उचित कदम नहीं उठाया कि भारतीयों को स्वतंत्रता दी जा सके। तो उदार राष्ट्रवादियों के द्वारा अपनाए गए जो भी साधन थे वो कमजोर थे, और उनकी जो कार्य पद्धति थी वह प्रभावहीन थी, वह प्रभावशाली नहीं थी।
तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे वे कहते थे कि उदार राष्ट्रवादी भीख मांग रहे हैं अंग्रेज सरकार के सामने आवेदन दे करके या निवेदन दे करके, और यह कभी भी स्वतंत्रता को नहीं दिला सकता है। इन सब के बाद उदारवादी राष्ट्रीयता की धारा का जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे, उनमें उस समय गोपाल कृष्ण गोखले को छोड़ करके अन्य किसी में भी इस तरह का बहुत जज्बा नहीं नजर आता था कि वो व्यक्तिगत बलिदान के लिए वे तैयार हों। तो इसलिए उदार राष्ट्रीयता की जो धारा थी या जो उनका वह काल था, वह अपनी इन्हीं कमजोरियों, अपनी कार्य पद्धति और अपने साधनों के दुर्बलताओं के कारण या साधनों की कमियों के कारण बहुत लंबा नहीं चल पाया, और 1885 से लेकर 1905 तक का समय ही हम देख पाते हैं उदारवादी युग के रूप में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का यह उदारवादी युग एक और महत्वपूर्ण कहा जा सकता है अपने संवैधानिक साधनों के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम का एक आधार तैयार करने के लिए। और इसके साथ ही हम इसकी कमजोरियों में यह कह सकते हैं कि यह अपने उन्हीं वैधानिक साधनों की वजह से कमजोर पड़ गया, अपनी कार्य पद्धति की वजह से उदार राष्ट्रीयता के युग को लंबे समय तक नहीं चलाया जा सका, और उदार राष्ट्रीयता का या उदारवादी राष्ट्रीयता का युग 1905 के बाद समाप्त हो गया, जब कांग्रेस दो भागों में बट गई, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल में जो आए वे उदार राष्ट्रवादी थे, और गरम दल में जो चले गए वे उग्र राष्ट्रवादी थे। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से जिन चीजों को पढ़ना है वह है उदारवादी युग की कार्य पद्धति, उदारवादियों की सफलता और उदारवादियों की विफलता। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं ने किस प्रकार काम किया, उनकी क्या कमियां थी या क्या उनकी सफलताएं थी, इसे हमें इस अध्याय में मुख्य रूप से पढ़ना है।